हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेवर स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी से सैंपल क्वेश्चन पेपर की सीरीज में सेट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम सेट 2 के आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी इसके मार्किंग स्कीम को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अपठित अंश है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अपठित अंश वो होता है जिनको हमने पहले कभी ना पढ़ा हो, ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे से शब्द की विशालता में निहित क्या है, हमें इसको बताना है। तो देखिए अगेन जब आप ऊपर पैराग्राफ पर आएंगे तो आपको इजीली यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि इसका इसका सामान्य संबंध जो है वो दीवारों की छतों बाहरी आते के साथ ज्यादा सीमित होता है, जबकि घर जो है वो प्यार भरोसा और रिश्तों की मिठास से बनता है, ठीक है। रिश्तों की मिठास से बनता है और एक आदर्श घर वही होता है जिसमें प्रेम भरोसे भरोसे की दीवारें हों, आपसी तालमेल की छतें हों, रिश्तों की मधुरता में खिले खिले रंग स्नेह वगैरह हो, ठीक है। तो चलिए एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप देखेंगे तो इसमें हमें बताया गया प्रेम विश्वास नातों का मधुरे व संवेदनाएं, ये भी करेक्ट है। स्नेह सम्मान सरसता संवेदनाएं संपन्न व साज सज्जा। तो बेसिकली यहाँ पे होगा हमारा दिस वन फर्स्ट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सामान्य रूप में मकान भवन फ्लैट कमरा कोठी इन शब्दों का संबंध जो है वो किससे होता है। तो अगेन हम एक बार पैराग्राफ पर आएंगे। मकान भवन फ्लैट कमरा कोठी, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, क्योंकि इसका सामान्य संबंध किससे होता है, आंतरिक साज सज्जा तक ही सीमित होता है। परंतु घर में तो प्रेम भावना होनी चाहिए, प्रेम की, ठीक है। तो इस वजह से हमारा सेकंड का ऑप्शन होगा हमारे पास। हम्म, ये भी नहीं, ये भी नहीं भी। बनावट व सजावट से, घर का बेसिकली मतलब क्या होता है, बनावट और सजावट कैसी है घर की, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है, अगेन हम पैराग्राफ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आज की जो पीढ़ी है वो प्राइवेसी के नाम पे एक एकाकीपन में सुख खोज रही है। उसकी सोच में मेरा कमरा मेरी दुनिया तक ही सिमट गई है आजकल के जो पीढ़ी है उनके लिए, ठीक है। तो एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। निजी जीवन और एकांकिता में, पारिवारिक भावनात्मक संबंधी, बिना मेहनत सब कुछ मिल जाने में, धन कमाने के लिए जीत और मेहनत करना है, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। पारिवारिक भावनात्मक संबंधी में, ये भी नहीं होना चाहिए। यस, इसमें वो जो है वो सुख खोज रही है, राइट। अभी हमने जैसा कि पैराग्राफ में देखा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है, तो एक बार हम देख लेते हैं। थोड़ा सा और ऊपर आते हैं। बेभावनाता जो संबंधी को महाकार पर, तो ये देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि रिश्ते महकते हैं तो घर भी महकता है, और प्यार अटखेलियां करता है तो घर अटखेलियां भी करता है। रिश्तों का उल्लास जो है वो घर का उल्लास होता है, इसीलिए जो रिश्ते हैं ना, उनको घर और रिश्तों के बीच बहता प्रेम की नींव है, और जो नींव जितनी मजबूत होगी घर भी उतना ही मजबूत होगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है। भरोसा आधार उल्लास आभूषण, बिल्कुल आधार बताया गया है कि प्रेम जितना होगा वो उसका होगा, ठीक है। तो मतलब जितना आधार मजबूत होगा उतना जो है वो घर की नींव जितनी मजबूत होगी उतनी घर भी मजबूत होगा, तो इसीलिए प्रेम जो है वो घर का आधार बोला गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। कथन और कारण को पढ़कर हमें विकल्प को चुनना है, ठीक है। आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। व्यस्तता और आर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षाओं ने उसे यहाँ तक पहुंचा दिया है। हाँ, आप कह सकते हैं कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन ए नहीं होगा हमारा, का आंसर नहीं होगा। यहाँ पे हमारा है कि कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी जो है वो सही है।
तो ऑप्शन ग हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कथन ही सही है कारण, ठीक है, ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट में काव्यांश दिया गया है। अगेन हमें क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बताना है। हमसे पूछा है इस काव्यांश में आजादी क्यों आवश्यक है। तो जब आप ऊपर पैराग्राफ सॉरी काव्यांश में आएंगे तो आपको दिखेगा कि आजादी जो है वो क्यों आवश्यक है। ये देखिए, तो यहाँ पे बेसिकली आजादी जो है ना वो इसलिए आवश्यक है ताकि जो लोग हैं वो अपने परिश्रम के अनुरूप फल प्राप्त कर सके और शोषण की तमाम गतिविधियों से है ना वो समाप्त हो सके। मतलब जितने भी उन पे शोषण वगैरह हो रहा है वो उन गतिविधियों से समाप्त कर सके अपने आप को और मेहनत का फल कमाए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखे ना, रोटी उसकी जिसका अनाज, जिसकी जमीन जिसका श्रम। ठीक है, तो बेसिकली आजादी है अधिकार परिश्रम का पुनीत फल पाने का आजादी है। तो बेसिकली आजादी का यहाँ पे मतलब है मेहनत करेंगे आप जितना उतना आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, राइट। तो बेसिकली आजादी का यहाँ पे आवश्यकता इसलिए है कि आप अपने परिश्रम के अनुरूप जो है फल प्राप्त कर सकें। और सच्चे अर्थों में रोटी पर किसका अधिकार है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, सच्चे अर्थों में जो रोटी है उस पर अधिकार उसका है जिसने श्रम के द्वारा जमीन से अनाज का उत्पादन किया है, जिसने श्रम करी है, मेहनत करी है और जमीन के द्वारा अनाज उपजाया है, उसका बेसिकली ज्यादा सच्चा अधिकार है रोटी पर, राइट। नेक्स्ट पूछा है कवि व्यक्ति को क्या परामर्श देता है। तो कवि जो है वो व्यक्ति को यहाँ पे यह परामर्श दे रहे हैं कि वह अपनी गौरव की भाषा सीखे एवं भिखमंगों की भांति गिड़गिड़ाना बंद करे और अपनी गौरव की जो भाषा है उसको सीखे। ठीक है, और नेक्स्ट हमसे पूछा है आजाद व्यक्ति क्या कर सकता है। तो आजाद व्यक्ति अपने इच्छा के दम पर अपने जीवन में सारी जितने भी तमाम समस्याएं हैं, समाधान है, उनका समाधान कर सकता है और अपने फल की प्राप्ति कर सकता है। उसने जितनी मेहनत करी होगी, जितना सच्चे व्यक्ति आजाद व्यक्ति जो होगा जितनी मेहनत करी होगी उतना उसको फल मिलेगा और जितनी भी उसकी समस्याएं हैं उसका समाधान कर सकता है आजाद व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के आशय स्पष्ट कीजिए, सिंगार और अंबर। तो यहाँ पे बेसिकली सिंगार का आशय यहाँ पे सभी सुख सुविधाओं से है। ठीक है, सिंगार का मतलब है सुख सुविधा। ओके, और यहाँ पे अंबर का मतलब है आ, अंबर का मतलब होता है असमान। ठीक है, जिसका आशय है ऊंची एवं बड़ी। अंबर का बेसिकली अंबर का मतलब क्या होता है ना, आसमान। ठीक है, पर्यायवाची है एक तरह से आसमान का। ठीक है, तो अंबर का यहाँ पे मतलब है आसमान। ठीक है, जो कि बहुत ऊंचा होता है ना, और बड़ी ऊंचाइयों पर होता है, तो इस वजह से यहाँ पे अंबर का मतलब है आसमान या ऊंचा या बड़ा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रचना के आधार पर हमें वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ना तो तुम वहां जा सके ना ही मैं, इसका सरल वाक्य क्या होगा। तो इसका सरल वाक्य होगा क, तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके। बिल्कुल सरल, इसमें किसी भी संयुक्त वर्ड का उपयोग नहीं किया गया, राइट। और कृतवाच्य एंड ऑल दिस थिंग का उपयोग नहीं किया गया है, तो इस वजह से ये सरल वाक्य है, तो हमारा ऑप्शन क यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सूर्योदय होते हो प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। यहाँ पे सूर्योदय होते ही आएगा, यहाँ होते ही प्रकृति का सौंदर्य जो है वो खिल उठता है। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसका जो है हमें संयुक्त वाक्य बताना है। तो इसका बेसिकली हमारा होगा ऑप्शन नंबर ख, सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य जो है वो खिल आता है। संयुक्त वाक्य और के द्वारा इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया है। आपके आवाज उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इसका मिश्र वाक्य क्या होगा। तो इसका मिश्र वाक्य बेसिकली ख होगा हमारा, कि आप आवाज उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचानकर हमें नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं कि यह गलती आपकी नहीं थी, यदि आप अपना पक्ष रखते तो अवश्य ही निर्दोष सिद्ध होते, दंड आपको क्यों मिलेगा जब आपने गलती की ही नहीं है तो उसका, और चूंकि दोषी कोई और है इसलिए आप ये दोष अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे इसका मिश्र वाक्य बताना है, तो ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार।
तो यहाँ पर बेसिकली हमारा होगा ऑप्शन नंबर हम घ हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड एवं फोर्थ वो सही है, ठीक है। तो हमारा ये घ जो है वो करेक्ट आंसर, सॉरी, ये वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमें मैचिंग करनी है, तो हमें यहाँ पे कॉलम वन को कॉलम टू के साथ मिलाना है, ठीक है। सही विकल्प को चुनकर बिल्ली आई दूध पी गई, यदि दूध बाहर ना रखा होता तो बिल्ली ऐसा नहीं कर पाती, हमें बिल्ली का जूठा दूध फेंकना पड़ा। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा ऑप्शन नंबर हाँ है वो हमारा बेसिकली ठीक होता है। हमारा सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास वो हमारा करेक्ट होगा, ये वाला, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट का सेकंड होगा, क्योंकि देखिए बिल्ली आई और दूध पी गई, ये बिल्कुल मतलब और लगा है यहाँ पे, तो इस वजह से संयुक्त वाक्य होगा ये, ठीक है। और सेकंड का थर्ड होना चाहिए, क्योंकि यदि दूध बाहर ना रखा होता तो बिल्ली ऐसा नहीं करती, तो ये मिश्र वाक्य है। और हमें बिल्ली का जूठा दूध दूध जो है वो फेंकना पड़ा, बिल्कुल सरल वाक्य है। तो इस वजह से ऑप्शन वन इसका होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निर्देश अनुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कॉलम एक को कॉलम नेक्स्ट सेकंड से मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है भारत द्वारा मैच जीत लिया गया है, तो इसका हमारा सेकंड होगा, क्योंकि ये कर्मवाच्य है, ठीक है। और सेकंड में हमसे पूछा गया है गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो इसका हमारा सेकंड का होगा हमारा फर्स्ट, क्योंकि ये कृतवाच्य है। और विपक्षी बल्लेबाजों के से क्रीज पर रुका नहीं जा सकता, तो ऑब्वियसली इसका थर्ड होगा भाववाच्य, ठीक है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे ऑप्शन वन करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो अगर जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन ख रवीना से गजल नहीं गाई जाती कर्मवाच्य है, ठीक है। और इनमें कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा होगा ऑप्शन क, क्योंकि चलो अब घर चले, इसमें कृतवाच्य है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है हमसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दादी जी पढ़ नहीं सकती थी, इसका भाववाच्य क्या होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन ग करेक्ट होगा, क्योंकि दादी जी से पढ़ा नहीं जाता सकता, ये इसमें भाव प्रकट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता, इसका कृतवाच्य क्या होगा। तो बेसिकली इसका होगा हमारा ऑप्शन ख, बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्देश अनुसार पद का परिचय देना है हमें, ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन है, चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही थी, रेखांकित अंश का पद परिचय क्या होगा। तो इसका जो है ऑप्शन का हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है और कर्ता कारक है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रेखांकित अंश का पद परिचय दीजिए। तो इसका भी अगेन हमारा क सही होगा, क्योंकि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, विशेष्य है और क्रिया है, ठीक है। और यहाँ पे विशेष क्रिया क्या है, मारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन थर्ड हमसे पूछा गया यह पुस्तक मैंने तब खरीदी थी जब मैं 15 वर्ष का था, इस रेखांकित शब्द का हमें पद परिचय देना है। तो इसका बेसिकली होगा, तो थर्ड का हमारा ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थर्ड का हमारा ऑप्शन ख, क्योंकि ये सार्वनामिक विशेषण है और विशेष्य पुस्तक है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट हमसे पूछा कि हल्दर साहब ने पान खाया, इस अंश का हमें पद परिचय देना है, ठीक है। तो एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन ख, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है, कर्म पान है इसमें और सामान्य भूतकाल है और कृत्यवाच्य भी यहाँ पे पान है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं, चाय में कुछ पड़ा है, दोनों वाक्यों के कुछ कुछ जो है इन दोनों वाक्य में उसका सामान्य पद का पद परिचय हमें बताना है। तो पहला यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पहला जो कुछ है
पहला जो कुछ है वो हमें बताता है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। और जो दूसरा कुछ है वो हमें बताता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं एक बार। निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से उत्तर देने हैं, ठीक है। अर्थ बिना कब पूर्ण है, शब्द सकल जग जग काज, अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और राज, ठीक है। तो इसका बेसिकली अलंकार हमारा होगा क श्लेष हमारा यहाँ पे अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, कैसे कलुषित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गए। तो अ, इसका हमारा होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट, इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांप सहसा, बिल्कुल विकल हुए जीवों के प्राण। तो इसमें होगा हमारा अतिशोक्ति, क्योंकि इसमें बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी से लेन की बात, सोचा कुछ पल सुकून मिलेगा, चलने तो धरती पर रात। तो इसमें बेसिकली हमारा होगा यहाँ पे आ, इसमें होगा हमारा मानवीकरण, क्योंकि इसमें सूर्य का मानवीकरण किया गया है। तो ऑप्शन ग हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 5 है हमारे पास। कहती हुई थी उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकरणों से पूर्ण मानो हो गए पंच के नाग। तो इसका जो है इसका हमारा उत्प्रेक्षा होगा, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन हमसे सबसे पहले पूछा गया है कि हालदार साहब क्या सोचकर दुखी हो गए थे। तो आप सभी को पता है कि जैसे ही उन्होंने देखा कि जो देशभक्ति है, देशभक्त है, उनका जो मजाक उड़ाने वाली जो बिकाऊ कौम है, उसको देखकर हालदार साहब जो है वो दुखी हो गए थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, डैश हालदार साहब ऐसा क्यों सोच रहे थे। तो आपको पता है कि हालदार साहब ऐसा क्यों सोच रहे थे। तो उनको लग रहा था कि ना जो मूर्तिकार मास्टर है, या तो वो उसकी भूल होगी या तो कैप्टन की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण उन उस पे चश्मा नहीं होगा, ऐसा सोच रहे थे सुभाष चंद्र जी बोस, सॉरी हालदार साहब ऐसा सोच रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट, हालदार साहब की आदत से मजबूर आंखों ने क्या किया। तो आप सभी को पता है जैसे ही वो चौराहों पर आते हैं तो उनकी आंखें जो है ना, क्योंकि उनकी आदत होती है, तो वो स्वतः अपने आप ही उनकी आंखें जो है वो मूर्ति की ओर उठ जाती हैं, ठीक है। तो अगेन हमारा इसका ग जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हालदार साहब क्यों चीख गए, वो क्यों चिल्लाने लगे, क्यों चीख गए थे, क्या ऐसी चीज थी जिसको देखकर हालदार साहब जो है वो चीख गए थे, ठीक है। तो इसका जो है वो बेसिकली ऑप्शन ख हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि वो क्या सोच रहे थे कि उनके चश्मा नहीं लगा होगा सुभाष चंद्र जी बोस की मूर्ति पर, और होता है क्या है कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा होता है, उसको देखकर वो चीख उठते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सरकंडे का चश्मा है, वो उससे बना हुआ जो छोटा छोटा सा चश्मा है, वो किस बात का प्रतीक है। तो आप सभी को पता है ये जो है आ, हमें बताता है कि किस प्रकार देशभक्तों के प्रति जो श्रद्धा है, सम्मान है, वो अभी भी है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगेन हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास, बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण खरे उतरे थे। तो देखिए उनमें एक तो सात्विकता थी, वो सात्विक जीवन जीते थे, गृहस्थ जीवन देते थे, ठीक है, और शुद्ध व्यवहार करते थे वो, और कबीर का दर्शन करते थे, उनकी जो आत्मा थी वो बिल्कुल सज्जित थी, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ग जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी को सांस्कृतिक सॉरी संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है विद्वान, कला मर्मज्ञों और जो कलाकार है ना, उनके स्नेह और सद्भाव की पावन स्थली है ये, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन घ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित पठित पद्यांश
पर आधारित हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए कई बारी क्या होता है ना, जरूरी नहीं होता है कि आपने जो चीज पहले से पढ़ रखी है उसको पैराग्राफ को पढ़ के फिर आंसर देना है। कई बार आप ऐसे डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हैं अगर आपके पास उस चैप्टर की पहले से ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। फिर भी आप एक बार चेकआउट करने के लिए पैराग्राफ को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पद्यांश है हमारे पास, ठीक है। उसमें पूछा गया है कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, इस पंक्ति में उसका जो है वो शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो उसका शब्द है यहाँ पे प्रधान गायक के लिए बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। संगतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता कब करता है। जो संगतकार होता है, जब जब वो देखता है कि जो मुख्य गायक है उसकी आवाज थोड़ी कम होने लग गई, उसका गला बैठने लग गया, तो जो संगतकार होता है वो उसका साथ देता है, राइट। तो इस वजह से हमारा क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन होगा घ, जब गायक का कंठ कमजोर होने लगता है और प्रेरणा उत्साह में गिरावट आने लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संगतकार किसका प्रतीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर संगतकार जो है वो किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने की भावना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कभी कभी संगतकार गायक का यूं ही साथ क्यों दे देता है। ये इसका आपको पता होगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया था हमें। तो कभी कभी ये इसलिए दे देता है कि वह ना स्वयं को अकेला ना समझे, जो मुख्य गायक है वो अपने आप को अकेला ना समझे। इस वजह से कभी कभी जो संगतकार होता है वो गायक का यूं ही मतलब बिना जरूरत के भी साथ दे देता है, ठीक है। तो ऑप्शन ख हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संगतकार की मनुष्यता किन कार्यों से प्रकट होती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेसिकली संगतकार की मनुष्यता जो है वो किन कार्यों से प्रकट होती है, ठीक है। तो जो संगतकार होता है उसकी मनुष्यता इस बात से दिखती है कि वो ना मतलब अगर वो मुख्य गायक से अच्छा भी गाता है तब भी हमेशा ना अपने आप को कम ही समझता है मुख्य गायक से, ठीक है। और वो इस वजह से भी धीरे गाता है या अच्छा नहीं गाता ताकि जो प्रधान गायक है ना उसकी जो विशेषता है वो बनी रहे, बढ़ती रहे, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन ग हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, फसल कविता में फसल की श्रेष्ठ परिभाषा के साथ प्रकाश में आए अन्य बिंदु हैं। कौन से अन्य बिंदु हैं जो प्रकाश में आए थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, कृषि संस्कृति से निकटता आई थी, प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से सृजन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद ना आने का मुख्य कारण क्या था। बेसिकली उनका मुख्य कारण था कि गोपियां जी थे ना उनको ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को पसंद कर रही थी वो, ठीक है, पर उनको ज्ञान दिया जा रहा था इस वजह से। तो नेक्स्ट खंड ब है हमारे पास, वर्णनात्मक प्रश्न। तो इसमें बेसिकली हमें बताना है कि बाल गोविंद भगत जो हैं उनकी पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ऐसे कौन सी रीजन थे जिसकी वजह से उनकी जो पुत्र वधु थी, मतलब उनके बेटे की जो बहू थी, वो उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मेन रीजन यही था ना कि जो उनकी पुत्र बहू थी वो उनको अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि क्योंकि ना वो जानती थी कि वे ना किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं फैलाते हैं, ठीक है, वो किसी से मांगते हैं नहीं। और उसे ना चिंता थी कि उसके जाने के बाद उनका कौन ख्याल रखेगा, कौन देखभाल करेगा और कौन उनको खाना देगा और कौन उनकी सेवा करेगा बेसिकली। तो ये सारी चीजें सोचकर ना उनकी पुत्र वधु उनको छोड़कर नहीं देना जाना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद भगत ने उनको जबरदस्ती उनको अपने घर जाने के लिए बोल दिया, राइट। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा पर व्यंग है, ये क्यों है। तो बेसिकली ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने व्यंग किया है। ऐसे उन्होंने बेसिकली ऐसे लोगों के जीवन में की वास्तविकता जो है, सच्चाई जो है उसको दूर रहकर और कृत्रिमता को अपनाना जो होता है उसके बड़े ही गर्व की बात वो होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो ना अपनी जो वास्तविकता होती है उसको नहीं बताते हैं और क्या दिखावे
की चीजों को बताना उनको अच्छा लगता है, उनको उनके लिए गर्व की बात होती है। तो बेसिकली वास्तव में ये अनुचित होता है, लेकिन खीरे की जो सुगंध होती है वो मात्र से तृप्ति होना दिखावा ही है। देखा आपने चैप्टर में किस तरीके से देखा था कि केवल उनको सुगंध से ही ना, खुशबू से ही उनके लिए उनका जो पेट था वो भर भर जाता है, राइट। तो मतलब किसी को स्मेल से पेट कैसे भर सकता है, ये एक तरह से दिखावा ही तो हुआ। तो इस वजह से ये एक तरह से व्यंग था, राइट। और इससे उनका क्या होता है कि उनकी जो सामंती होना होना नहीं, बल्कि उनकी पतनशीलता की ओर अग्रसर होना झलकता है। मतलब वो दिखावा कर रहे हैं ऐसा ही दिखता है, राइट। नेक्स्ट पूछा गया है हमें, हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों नहीं लगी। तो बेसिकली जो हालदार साहब थे ना, उनको पान वाले के द्वारा जो चश्मे चश्मे वाला था, चश्मे वाला जो था उसका मजाक उड़ाने वाली जो बात थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी हालदार साहब को, राइट। और उसके मन में ना देशभक्तों के प्रति प्रेम, आदर, सम्मान का भाव था। और इसी कारण वह ना नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, जो चश्मे वाला था। ठीक है। शारीरिक रूप से अक्षम था वो चश्मे वाला, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो क्या करता था, अपनी देशभक्ति दिखाता था और उसकी भावना से वो ओत प्रेत हो जाता था। ठीक है। और वो अपनी कार्य को करता था, अपनी देशभक्ति दिखाता था, शारीरिक रूप से वो अक्षम था उसके बावजूद। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट कहा है हमारे पास, वर्तमान समाज को संस्कृत कहा जाता है, यस या सब है, तर्क सहित बताएं। अभी जो वर्तमान समाज चल रहा है उसको संस्कृत कहा जाता है या सभ्य कहा जाता है। तो बेसिकली जो वर्तमान समाज है ना उसको सभ्य कहा जाता है, सभ्य कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे समाज में क्या है, जो उन्नति हुई है या जो हो भी रही है, वो सब हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए जो आविष्कार थे, अनुसंधान थे, उनके कारण ही संभव हो पा रहे हैं। प्राचीन काल में क्या था, आग या सुई या धागे की जो खोज था, या गुरुत्वाकर्षण के जो नियम थे, उनका ज्ञान आदि, ये सब आविष्कार का ही परिणाम है। ये सब सारे जब आविष्कार हुए, तभी तो आगे आगे बढ़कर हम लोगों ने उसमें एक तरह से सभ्यता लाई है, राइट। तो उसी उसी के कारण आज हम नई नई चीजें बना पा रहे हैं और लगातार उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अतः हम सभ्य हैं, संस्कृत नहीं है हम। ओके। नेक्स्ट पूछा गया हमसे, उत्साह कविता में कौन वकील और उन्मन थे और क्यों। सॉरी, कौन विकल और उन्मल थे। तो उत्साह कविता में अधिक गर्मी से धरती जो थी वो तप्त थी, और यहाँ के जो लोग थे वो गर्मी से विकल थे और अनमने थे, क्योंकि यहाँ पर ना वर्षा वर्षा नहीं हुई थी, राइट। इस वजह से तो यहाँ के लोग अनमने थे और उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था, और वे शीतलता चाहते थे, वो ठंडक चाह रहे थे। और ताप और जो गर्मी था ना उसके कारण वो तप्त प्यास जो था, जन्मासे को बादलों की का ही सहारा था, ठीक है, जो प्यासा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद के जीवन के कौन से अनुभव उनके आत्मकथा लिखने से रोक रहे थे। तो बेसिकली उनको आत्मकथा लिखने से रोकने वाली जो चीजें थी वो ये थी कि उनके जीवन में ना उन्होंने कोई भी ऐसा महान कार्य किया ही नहीं था कि जिसके बारे में पढ़ कर लोग उससे प्रेरणा ले सके। और उनके जीवन में जो भी घटित जितने भी छल कपट ये सारी चीजें हुई थी, उसके बारे में, व्यवहार के बारे में वे किसी को बताना नहीं चाहते थे, है ना। और उन्हें लगता था ना कि अगर वो अपनी खाली जीवन की इन सारी बातों को बताएंगे तो लोग ना केवल पढ़कर उनकी जो है हंसी ही उड़ाएंगे। तो ये वजह था जिसकी वजह से उनको आत्मकथा लिखने से रोक रही थी ये अनुभव। नेक्स्ट पूछा गया, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य नहीं थे। तो बेसिकली गोपियां जो है वो उनको कहती हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के समीप रहते हो, उसके बावजूद बावजूद तुम्हारे ऊपर प्रेम का महत्व नहीं आया है, प्रेम को तुम नहीं समझ पा रहे हो। और उद्धव का ये दुर्भाग्य ही है, परंतु वे यहाँ पर आए हुए अतिथि के समान है और उसे कटु वचन नहीं कह सकते हैं। और जो व्यंगपूर्ण है वे उसे उलाहना देती हैं। वो व्यंग पूर्वक सामने से तो एज इट इज तो नहीं बोलती हैं, पर वो व्यंग देते हुए बोलती हैं, ठीक है, कि तुम तो कृष्ण के पास ही रहते हो, उसके बावजूद तुम्हें तो प्रेम का कुछ भी नहीं पता, प्रेम का कुछ असर ही नहीं पड़ा है तुम पे। तो गोपियां जो है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यहीन कहने में यही व्यंग जो है निहित है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कभी नागार्जुन ने छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर क्या कल्पना की। कब तो कभी यहाँ पे बताते हैं कि जैसे उन्होंने कल्पना की कि उसकी जो मुस्कान है ना वो मृतक के अंदर भी जान डाल सकती है, इतनी अच्छी उसकी इतनी मधुर मुस्कान है। और उसे देखकर जो पाषाण हृदय वाला व्यक्ति है ना
वो भी कठोरता को त्याग देगा और जल के समान कोमल हो जाएगा। जल के समान कोमल हो जाएगा और निर्मल बन जाता है, जो भी इस बच्चे की मुस्कान को देख लेता है, राइट। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, जापान में अज्ञे ने एक जले हुए पत्थर पर एक उजली छाया देखकर क्या सोचा। तो जब वो हिरोशिमा में गए थे, तो जहां पर विश्व युद्ध हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ ना, अणु बम बम बरसाए गए थे। तो उनको ये अनुभव लग रहा था कि वहां पर जो है अनुभव पर्याप्त नहीं होता है, उनकी अनुभूति कहीं गहरी संवेदना होती है। उनको कल्पना कर रहा था कि जितने भी मतलब किस प्रकार वो व्यक्ति जला होगा, भाप बनकर उड़ गया होगा, उस पत्थर पर जो है उस व्यक्ति की जो प्रतिमा है वो छप गई है। तो वो दृश्य कैसा हो रहा होगा। और तब लेखक ने अनुमान लगाया कि जो विस्फोटक हुआ था ना, उसके समय कोई आदमी वहां खड़ा होगा और विस्फोट में बिखरे हुए जो रेडियोधर्मी पदार्थ थे, उसकी किरणें जो हैं उसमें गई होंगी, जिन्होंने आग आगे बढ़कर पत्थर को झुलसा दिया और आदमी जो है वो भाप बनकर उड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो बेसिकली इनको कहा गया था क्योंकि ना वहाँ के जो लोग थे वो मेहनत से अधिक सुंदर और सुरम बना दिया। उन्होंने कितना सुंदर सुरंग बना दिया था, और वहाँ के जो निवासी थे वो बहुत ही परिश्रमी थे। पुरुष हो महिला हो, उनके साथ साथ वहाँ के बच्चे भी मेहनती थे। विद्यालय से आकर वे भी अपनी माँ के साथ काम पे लग जाते थे, इसलिए गंतोक को मेहनतकशों का शहर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों द्वारा की गई कौन सी शरारत उन्हें महंगी पड़ी, माता का आंचल पाठ के आधार पर हमें लिखना है। तो एक दिन क्या होता है, जब बाल गोविंद भगत उसके सभी साथी के साथ वो खेल रहा होता है, तो वहां पे ना अचानक चूहे के बिल में पानी उलीचना शुरू कर देते हैं। वहां के चूहे का जो बिल होता है वहां से पानी निकालना शुरू कर देते हैं, राइट। तो फिर क्या होता है, चूहे को पानी के जो डर था ना, उससे बाहर आते हैं। जब वो चूहा पानी से बाहर आता है, तो उसके डर से आते देखकर ना, बाहर आते हुए देखकर वे सब ना बड़े ही खुश हो रहे थे। अचानक क्या होता है, एक बिल में से ना चूहे के स्थान पर क्या सांप निकल जाता है। ठीक है, सांप निकल जाता है, जिसकी वजह से ना उसको देखकर सभी डर जाते हैं और वे सब अपने अपने भागने लग जाते हैं। ठीक है, तो वहां से सर पर पैर भागने लग जाते हैं। मतलब भागते भागते ना कोई कांटेदार झाड़ियों में वो गिर जाते हैं। तो किसी के सर पर चोट लगती है, तो पर पर वे तो बस बेतहाशा भागने में लगे हुए थे। किसी को सर पे चोट लग रही, किसी को पैर में चोट लग रही है। पर सबने जब घर पहुंचे, तभी उन्होंने चैन की सांस ली। तो ये वाली गलती जो थी वो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल पड़ी थी माता के आंचल पाठ के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अम, अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो जो आपको सूट करे। तो बेरोजगारी में आप बता सकते हो उसकी प्रस्तावना। पहले ना आप जब भी अनुच्छेद लिखें तो इन ये जो 3 पॉइंट देते हैं, इन्हीं 3 पॉइंट्स को पहले हेडिंग डाला करें, फिर उसके बाद एज अ पैराग्राफ अपने अनुच्छेद को लिखा करें। ठीक है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो बेरोजगारी में आप बेसिकली प्रस्तावना में बता देंगे बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, कि रोजगार ना मिल पाना, ठीक है। फिर उसके बाद बता सकते हैं कि बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, मतलब जब लोग सक्षम है फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जिसकी वजह से वो कार्य नहीं कर पा रहे, घर पे रहते हैं। बेरोजगारी जो समाज के लिए एक बहुत बड़े अभिशाप के समान है। ऐसी ऐसी बातों को लिख सकते हैं आप, ठीक है। और बेरोजगारी का कारण क्या क्या है, कि मतलब लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी उनके पास कारण नहीं हो रही है, और जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति ना किताबी कीड़ा बनकर रह गया है, परंतु उनको काम तो मिल नहीं रहा है। और दूर करने के लिए आप ये बता सकते हैं कि कैसे जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए और उसके लिए लोगों को अंदर जागरूकता देनी चाहिए एंड ऑल दिस थिंग। तो ये सारी चीजें बताकर आप इस अनुच्छेद को कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए या फिर बिजली। एक ही ऑप्शन नहीं है हमारे पास, 16 में ऑप्शन है, ठीक है। तो 15th का जो आंसर है वो आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले आपको एड्रेस डालना है, राइट। और फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है, फिर आपको महोदय लिखना है, महोदय, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ को स्टार्ट करना है कि नम्र निवेदन ये है कि हमें इस विद्यालय का छात्र था, 10वीं में उत्तीर्ण हो गया हूँ, या 10वीं में 12वीं में, तो मुझे चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। और फिर लास्ट में आप थैंक्स लिख देंगे, धन्यवाद। लास्ट में धन्यवाद लिखेंगे और फिर अपना नाम लिखेंगे, और बस अपना नाम तो नहीं, जो क्वेश्चन में दिया होगा वो लिखेंगे आप एग्जाम में। अन्यथा आप
ए बी सी या क ख ग लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में आप डेट डाल देंगे, तो इस प्रकार आपका ये जो है पत्र जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट 16 में हमसे पूछा गया है कि आपको बिजली विभाग में इंजीनियर पद पर रिक्त स्थान जो पत्र है उसको लिखना है, या फिर आपके विद्यालय में पर्यावरण सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, इस अवसर पर आपको पर्यावरण मंत्री को आमंत्रित करते हुए एक ईमेल लिखना है। तो देखिए आप पत्र तो लिख लेंगे, तो मैं आपको ईमेल समझा देती हूँ ईमेल को कैसे लिखते हैं। तो बेसिकली जब हम ईमेल लिखते हैं ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें डालना होता है फ्रॉम, किसके द्वारा भेजा जा रहा है, टू किसको भेजा जा रहा है, और यहाँ पे सीसी लिख सकते हैं आप, या फिर बीसीसी भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद अगेन हमें सब्जेक्ट लिखना होता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। फिर उसके बाद आप सर या मैम, या फिर हिंदी में आप महोदय लिखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा मेन सब्जेक्ट वाली लाइन आ जाती है, मेन पैरा आता है हमारा कि हमें निवेदन है, हमारे विद्यालय में ये पर्यावरण सप्ताह मनाया जा रहा है, हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, और दिन वगैरह बताकर टाइम करते, और लास्ट में लिख सकते हैं कि आशा करता हूँ कि आप उचित समय पर विद्यालय में आ जाएंगे। और लास्ट में अगेन आप धन्यवाद लिखेंगे, ठीक है, धन्यवाद। और भवदीय लिख सकते हैं आप, भवदीय, और फिर अपना नेम लिखेंगे। और इसी के साथ आपका जो ये ईमेल है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट 17 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट 17 पूछा गया है, अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए लगभग 60 शब्दों में आपको आकर्षण विज्ञापन बनाना है। तो अगेन आप सभी को पता होगा कि विज्ञापन जो है उसके लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना होता है। फिर वहां पे आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, या फिर जिस भी स्थान पर फंक्शन हो रहा है। और फिर आप लिख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं वहां पे। सबसे पहले जैसे आपसे पूछा गया ना, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि इतने तारीख को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया हमारे विद्यालय प्रांगण में, और इसमें क्या-क्या होगा, सामूहिक नृत्य होगा, नाटक होगा, गायन गायन होगा, एकल गायन होगा, सामूहिक गायन होगा, वगैरह-वगैरह। और फिर टाइम बता सकते हैं आप साथ में। और फिर ये भी बता सकते हैं कि क्या-क्या सुविधा है, जैसे कि जलपान की सुविधा होगी, और आप सभी की उपस्थिति जो है प्रार्थनीय है, ये आप लिख सकते हैं लास्ट में। तो इस प्रकार कुछ अट्रैक्शन, और अगर आप बना सके तो कुछ डायग्राम भी बना दें, तो विज्ञापन जो है वो आपका आकर्षित बन सकता है, राइट। नेक्स्ट मैं आपको एक बार एक चीज और बता देती हूँ, लास्ट क्वेश्चन, कि आपकी कंपनी के मैनेजर को माता जी की मृत्यु के अवसर पर आपको लगभग 80 शब्दों में एक शोक संदेश लिखना है। तो संदेश लिखने के लिए भी बेसिकली हमें एक बॉक्स बनाना होता है। तो अ, हमें क्या बताना है, माता जी की मृत्यु के लिए हमें एक संदेश लिखना है, तो ऑब्वियसली हम श्रद्धांजलि के बारे में लिखेंगे। तो विनम्र श्रद्धांजलि आप हेडिंग डाल सकते हैं, या फिर श्रद्धांजलि भी केवल डालेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि। एंड उसके बाद लिख सकते हैं कि मुझे ऐसा पता चला कि आपकी माता जी का ये वो सो हो गया है, मतलब आपकी माता जी नहीं रही हैं, ठीक है। तो इस दुख की घड़ी में मैं कंपनी के समस्त जो स्टाफ है उनकी ओर से अपनी संवेदना प्रकट कर रहा हूँ, और जो ईश्वर है वो दिव्यांग आत्मा को शांति दे और परिवार के सभी सदस्यों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। लास्ट में आप ओम शांति ओम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नृत्य के बाद का संदेश लिखना है, राइट। ओम शांति ओम लिख सकते हैं, और यहाँ पे अपना बीच में पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने संदेश को भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट होता है। मैं आपको जाने से पहले ये बता देती हूँ कि आपको मार्किंग स्कीम को कैसे डाउनलोड करना है। तो मार्किंग स्कीम डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे आना है, आप टाइप करना है क्लेविस स्टडी पॉइंट। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, उस पे आप इस लिंक को क्लिक करना है आपको। ओके, देन आप नीचे आएंगे थोड़ा सा उसी पेज पे, तो आपके सामने ऐसा पेज होगा। आप इस पेज पर रिडायरेक्ट कर जाएंगे, जो कि हमारे वेबसाइट का पेज है। फिर आपको इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। फिर इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन होगी, ठीक है। फिर आपको मार्किंग स्कीम पे क्लिक करना है, और फिर जिस भी आप क्लास के स्टूडेंट है उस पर क्लिक करना है, और फिर उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट्स के ऑप्शन होंगे, आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, और सेट के अकॉर्डिंग के सेट 1 सेट 2, एंड उसके बाद आप जो है मार्किंग स्कीम की को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको प्लीज कुछ भी पूछना हो तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।